विद्यार्थियों, हम राष्ट्रीय आय के समुच्चय, उसकी अवधारणाओं एवं राष्ट्रीय आय के मापन की विधियों के संबंध में पूर्व के अध्यायों में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण में क्या संबंध है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पादन उन वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है जिनका किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादन किया जाता है। वस्तुओं तथा सेवाओं का वह प्रवाह ही वर्तमान उपभोग तथा भविष्य के उत्पादन का आधार बनता है। साधारणतया यह विश्वास किया जाता है कि लोगों का कल्याण उनके उपभोग के स्तर पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो लोगों का उपभोग भी बढ़ता है और उनके कल्याण में भी वृद्धि होती जाती है। परंतु राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण में इतना सरल संबंध नहीं है जितना हम व्यक्त करते हैं। इसके संबंध की वास्तविक प्रकृति का अध्ययन करने के लिए हमें आर्थिक कल्याण क्या है और आर्थिक कल्याण और राष्ट्रीय आय के मध्य क्या संबंध है, इसको विस्तृत रूप से जानना होगा। तो हम सबसे पहले आते हैं, प्रोफेसर पीगू ने मुद्रा को एक आधार के रूप में स्वीकार करके कुल कल्याण को दो भागों में बांटा था। उन्होंने बताया था कि कुल कल्याण को हम दो भागों में, एक आर्थिक कल्याण और दूसरा अनार्थिक कल्याण के रूप में बांट सकते हैं। उसके पश्चात प्रोफेसर पीगू ने अपनी पुस्तक वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आर्थिक कल्याण के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए कि आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का वह भाग है जिसको प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मुद्रा में मापा जा सकता हो। तो इस प्रकार से सामाजिक कल्याण के केवल एक भाग को ही आर्थिक कल्याण कहा जाता है। यह वह भाग है जिसे किसी न किसी रूप में मुद्रा से संबंधित किया जा सकता है, यानी जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं, वही सामाजिक कल्याण का जो है आर्थिक कल्याण माना जाएगा और वो सामाजिक कल्याण का केवल एक भाग होगा। सामाजिक कल्याण के बाकी भाग को, जिसे मुद्रा द्वारा हम नहीं माप सकते हैं, उसे हम गैर आर्थिक कल्याण अथवा अनार्थिक कल्याण कहते हैं। जैसे एक पुस्तक को पढ़ने से प्राप्त हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, प्रेम की भावना है, आदि गैर आर्थिक कल्याण के उदाहरण हैं, क्योंकि इनसे हमें किसी प्रकार की मुद्रा प्राप्त नहीं होती है। परंतु बहुत सी परिभाषाओं में यह बताना कठिन हो जाता है कि कौन सा कल्याण आर्थिक है और कौन सा अनार्थिक है। तो प्रोफेसर पीगू ने अपनी उसी पुस्तक इकोनॉमिक वेलफेयर में राष्ट्रीय और आर्थिक कल्याण के बीच संबंधों का अध्ययन तीन प्रमुख बिंदुओं के आधार पर किया था। तो जिसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय आय के परिमाण तथा आर्थिक कल्याण में संबंध। दूसरा उन्होंने दिया कि राष्ट्रीय आय के वितरण एवं आर्थिक कल्याण में संबंध। तीसरा उन्होंने दिया कि राष्ट्रीय आय का स्थायित्व एवं आर्थिक कल्याण। तो हम सबसे पहले लेते हैं राष्ट्रीय आय के परिमाण में परिवर्तन एवं आर्थिक कल्याण को। सामान्यतया राष्ट्रीय आय के परिमाण में परिवर्तन तथा आर्थिक कल्याण में सीधा संबंध माना जाता है। अर्थात कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति यानी जीएनपी में जब वृद्धि होती है तो इसका यह तात्पर्य होता है कि देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने का अर्थ है कि देश में उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा अधिक हो गई है, और जब ऐसा होता है तो आर्थिक कल्याण पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत राष्ट्रीय आय के आकार में जब कमी होती है तो उससे उपभोग वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा कम हो जाती है, जिससे आर्थिक कल्याण भी घट जाता है। प्रोफेसर पीगू का ऐसा मत था कि ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से आर्थिक कल्याण में भी सदैव वृद्धि होती हो। वह यानी राष्ट्रीय आय बढ़ने के स्थान पर घट भी सकती है, यानी आर्थिक कल्याण घट भी सकता है। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं जिन कारणों से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती है।
वे कारण जिन कारणों से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती है। तो वे कारण उन्होंने जो बताए हैं वो हैं, सबसे पहला है गरीबों का अंश। आर्थिक कल्याण में वृद्धि तभी मानी जाएगी जब राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि के साथ साथ निर्धनों को प्राप्त होने वाली आय में कमी न हो। अगर निर्धनों को प्राप्त होने वाली आय में कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। दूसरा फिर उन्होंने बताया कि रुचियों में जो है परिवर्तन है ना, वो अच्छा होना चाहिए। जैसे व्यय की दृष्टि के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन अच्छाई की ओर होना चाहिए, तभी आर्थिक कल्याण बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। जैसे हम माने कि अगर लोगों की आय बढ़ी है और वो बढ़ी हुई आय मादक पदार्थों पर, जैसे शराब पर, सिगरेट पर, जुए पर, इस प्रकार के अनर्गल कार्यों पर खर्च कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण बढ़ने की बजाय घट भी सकता है। तीसरा उन्होंने बताया कि उत्पादन करने का ढंग क्या है। मान लें यदि किसी समय राष्ट्रीय आय में वृद्धि शासन तथा उत्पादन कला में सुधार एवं आविष्कार के कारण हुई है, तो देश में आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। अगर राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है वो उत्पादन में सुधार के कारण हुई है या नए आविष्कार के कारण हुई है, तो आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। इसके विपरीत अगर हम कार्य के घंटे बढ़ाकर औरतों से, बच्चों आदि को काम पर नियुक्त करके तथा अस्वास्थ्यकारक वातावरण में काम करवा के राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं, तो इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आय को उत्पादन करने में जिस संतोष का त्याग करना पड़ रहा है वह उस संतोष से अधिक है जो राष्ट्रीय आय का उपभोग करने से प्राप्त होता है। यानी लोग बीमार ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो आय बढ़ेगी वो आय भी उन्हें उतनी संतुष्टि नहीं देगी। तो इस प्रकार से आर्थिक कल्याण घट भी सकता है अगर उत्पादन करने का ढंग सही तरीके का न हो। फिर नेक्स्ट है उत्पादन की रचना। आर्थिक कल्याण में वृद्धि उसी दशा में संभव है जबकि देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, और देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उसी दशा में संभव है जब जनसंख्या स्थिर रहे और उसमें वृद्धि राष्ट्रीय आय के अनुपात से कम हो। यानी अगर जनसंख्या राष्ट्रीय आय के अनुपात से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण में वृद्धि संभव नहीं होगी। यानी प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना जरूरी है, प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ना जरूरी है। और प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालते हैं? कुल राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या के द्वारा। नेक्स्ट है फिर जो प्राकृतिक स्रोत है हमारा, जो उन प्राकृतिक स्रोतों का उचित उपयोग होना चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्रीय आय के निर्माण में प्राकृतिक स्रोत जो हैं वो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जब किसी देश में प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग मितव्ययता से तथा कुशलता से होता है तो इससे समाज का आर्थिक कल्याण बढ़ता है। इसके विपरीत यदि इन प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग अकुशलता तथा अमितव्ययता के साथ होता है तो समाज में के आर्थिक कल्याण में कमी आएगी, क्योंकि उससे हम अगर अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करेंगे और उनका उचित उपयोग नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में अनेक प्रकार की प्राकृतिक समस्याएं हमारे सामने आ सकती है, जिनसे समाज का वर्ग, लोग, जनसंख्या बीमार हो सकते हैं और आर्थिक कल्याण पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट है कीमतों में वृद्धि। राष्ट्रीय आय से हमारा तात्पर्य होता है चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय अथवा मौद्रिक राष्ट्रीय आय। तब निश्चित रूप से यह आर्थिक कल्याण का सही सूचक नहीं होती है। अगर हम चालू कीमतों पर और मौद्रिक कीमतों पर राष्ट्रीय आय का अर्थ लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में इससे हमें आर्थिक कल्याण का सही पता नहीं चलेगा, जिसका प्रमुख कारण यह है कि आर्थिक कल्याण का संबंध वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा से होता है, न कि उनके मौद्रिक मूल्यों से। तो जो चालू कीमतों पर परिवर्तन के कारण संभव हो सकता है। कीमतों में वृद्धि होने से वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में बिना वृद्धि हुए उनके मौद्रिक मूल्य में वृद्धि हो सकती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में बिना वृद्धि हुए मौद्रिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है। या चालू कीमतों के बढ़ने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक कल्याण में कोई वृद्धि नहीं लाएगी। अगर कीमतें बढ़ती है, हमारा वास्तविक उत्पादन नहीं बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। मौद्रिक रूप से तो हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं के रूप में राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक कल्याण का तात्पर्य यह है
कि लोगों को वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा के रूप में वृद्धि हो। नेक्स्ट फिर हम आते हैं राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन तथा आर्थिक कल्याण। राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन से हमारा तात्पर्य है कि समाज के एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों से आय का दूसरे वर्ग के व्यक्तियों के हाथों में हस्तांतरण होना। समाज में सामान्यतः दो वर्ग माने जाते हैं, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग। राष्ट्रीय आय में वितरण के परिवर्तन की दो दिशाएं हो सकती है। दो कौन कौन सी दिशाएं हो सकती है कि या तो राष्ट्रीय आय का हस्तांतरण जो है वो धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की हो रहा हो, या दूसरा आय का हस्तांतरण निर्धन वर्ग से धनी वर्ग की हो रहा हो। तो अगर आय का हस्तांतरण निर्धन वर्ग के पक्ष में होता है तो ऐसी स्थिति में आय के वितरण की समानता बढ़ती है, और इसके विपरीत यदि ये धनी वर्ग के पक्ष में होती है तो ऐसी स्थिति में आय के वितरण की असमानताएं बढ़ती है। तो आय की असमानता बढ़ने पर या निर्धन वर्ग के पक्ष में आय का हस्तांतरण होने पर आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। तो निर्धनों के पक्ष में राष्ट्रीय आय का पुनर्वितरण है वो किस प्रकार से किया जाए? तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि सबसे पहले तो प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन क्रय शक्ति के हस्तांतरण द्वारा किया जा सकता है। जैसे धनी वर्ग से क्रय शक्ति का कुछ भाग लेकर निर्धन वर्ग को हस्तांतरित कर दिया जाए। ऐसा किस रूप में हम कर सकते हैं? धनी वर्ग पर प्रगतिशील कर लगा करके, है ना, और उनसे प्राप्त आय को गरीब जनता या निर्धन लोगों के कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करके या उनको डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट के माध्यम से या नकद रूप में उनको पैसा दे करके उनकी क्रय शक्ति में हम इजाफा कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं परोक्ष रूप से क्रय शक्ति के हस्तांतरण को बांट सकते हैं। उसके लिए हम दो जो है विधियां अपना सकते हैं, जिसमें पहली है कि उत्पादन प्रणाली में हम इस प्रकार के सुधार कर दें कि वे वस्तुएं जिनका उपभोग निर्धन वर्ग करता है वे सस्ती हो जाएं और जिनका उपभोग धनी वर्ग करता है वो महंगी हो जाए। इसका परिणाम ये होगा कि देश के बहुसंख्यक निर्धन लोग अपनी पहली आय से अधिक वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करके अधिक संतोष को प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरी रीति या दूसरी विधि ये हो सकती है कि राशनिंग अथवा कई अन्य युक्तियों के द्वारा धनी व्यक्तियों को उन वस्तुओं के उपभोग को त्यागने के लिए विवश कर दें हम जिनका उपभोग निर्धन वर्ग के अधिकतर लोग करते हैं। यानी हम राशनिंग कर लें कि एक फिक्स उसकी राशि या फिक्स मात्रा ही धनी वर्ग को प्राप्त होगी और बाकी का हिस्सा निर्धन लोगों में बांट दिया जाएगा। इससे यह परिणाम होगा कि निर्धन व्यक्तियों को अधिक वस्तुओं और सेवाएं उपभोग के लिए उपलब्ध हो जाएगी और परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय के परिमाण में बिना किसी परिवर्तन के ही आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो जाएगी। सामान्यतया यदि राष्ट्रीय आय के वितरण में निर्धनों के पक्ष में कोई परिवर्तन होता है तो उससे आर्थिक कल्याण में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। बस शर्त यह है कि राष्ट्रीय आय के परिमाण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो। जैसे आर्थिक कल्याण संपूर्ण आय पर निर्भर न होकर आय के उस भाग पर निर्भर करता है जिसका प्रयोग उपभोग के लिए किया जाता है। इसलिए धनी वर्ग के लोगों के हाथ से उनकी आय का वह भाग जिसका कि वे उपभोग में प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी आय बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें से उसका बहुत कम जो हिस्सा है वो उपभोग कर पाते हैं। तो जिस हिस्से का वे उपभोग नहीं करते हैं निर्धन व्यक्तियों को दे दिया जाए जो कि आय की कमी के कारण अति आवश्यक उपभोग से भी वंचित है। इससे जो निर्धन वर्गों को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और जो धनी वर्ग को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और निर्धन वर्गों को अधिक क्रय शक्ति मिलने से कुल कल्याण में वृद्धि होगी। दूसरा प्रोफेसर जो पीगू हैं उन्होंने बताया है कि उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि धनी वर्ग से जब कुछ आय ले ली जाती है तो उनके आर्थिक कल्याण में होने वाली हानि उस लाभ की अपेक्षा बहुत कम होती है जो गरीबों को उस आय से मिलने वाले उनके आर्थिक कल्याण में होता है। तो इस प्रकार यदि आय का वह भाग जिसकी धनी वर्ग के लिए उपयोगिता बहुत ही कम है निर्धन वर्ग को दे दिया जाए तो वह उससे अधिक उपयोगिता प्राप्त करेगा। वह पहले की अपेक्षा अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर सकेगा और उसके कुल संतोष में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप
राष्ट्र के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय का वितरण धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की तरफ होने पर आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। फिर हम आते हैं तीसरी बात पर कि राष्ट्रीय आय का स्थायित्व एवं आर्थिक कल्याण। देश का जो आर्थिक कल्याण है वो राष्ट्रीय आय के स्थायित्व पर निर्भर करता है। जब राष्ट्रीय आय की मात्रा में अधिक परिवर्तन होते रहते हैं तो आर्थिक कल्याण घटता है, क्योंकि जिन वर्षों में आय अधिक हो जाती है तब लोग अपव्यय करते हैं, यानी फालतू खर्च करते हैं, और जिन वर्षों में आय कम होती है तब लोग व्यय कम कर पाते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय का जो स्थायित्व है वो आर्थिक कल्याण को बढ़ाता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के पास दीर्घकाल की दृष्टि से व्यय के लिए प्रत्येक वर्ष में समान ही आय रहती है। इसके संबंध में प्रोफेसर पीगू ने बताया है कि जो भी कारण संपूर्ण समाज के कुल उपयोग को कम परिवर्तनीय बनाता है वह सामान्यतया आर्थिक कल्याण में वृद्धि करता है, बशर्ते कि राष्ट्रीय आय की मात्रा न घटे तथा आय का वितरण निर्धनों के प्रतिकूल न हो। तो इन दो स्थितियों में ही आर्थिक कल्याण संभव हो पाएगा। तो इस संबंध में एक और बात है कि राष्ट्रीय आय के सभी अंगों में समान उच्चावचन आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि सभी अंगों में उसके समान उच्चावचन हो। यदि आय के उस भाग में अपेक्षाकृत उच्चावचन अधिक है जो निर्धनों को प्राप्त होता है तो इससे आर्थिक कल्याण को अधिक हानि होगी। यानी जो निर्धन वर्ग है उससे संबंधित जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें ज़्यादा उच्चावचन, यानी उच्चावचन का मतलब ऊंच या नीच, यानी कमी या वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत यदि जो धनी लोगों को जो प्राप्त होने वाली आय में है अगर उच्चावचन अधिक है तो उनको हानि कम होगी। इसका कारण यह है कि उपयोगिता ह्रास नियम की कार्यशीलता के कारण परिवर्तन का प्रभाव धनी लोगों पर निर्धनों की तुलना में कम पड़ता है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी कारण जो राष्ट्रीय उत्पाद के उस भाग की अस्थिरता को कम करता है जो निर्धन वर्ग को प्राप्त होता है, भले ही वह समान अंश तक उस भाग की परिवर्तनशीलता को बढ़ा दे जो धनिकों को प्राप्त होता है। यदि अन्य बातें समान रहे तो वह आर्थिक कल्याण में वृद्धि कर देगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के बीच में क्या संबंध है। तो राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके संबंध में तीन प्रमुख बातें जो अभी हमने देखी है कि राष्ट्रीय आय और उसका परिमाण, राष्ट्रीय आय का वितरण और राष्ट्रीय आय का स्थायित्व, तीनों ही मिलकर के किसी देश के आर्थिक कल्याण को प्रभावित करते हैं। तथा आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का केवल एक अंश है, केवल एक भाग है ना। इसके अलावा जितना भी हिस्सा है सामाजिक कल्याण का उसे हम गैर आर्थिक कल्याण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण के बारे में अध्ययन किया है। अगर इसके संबंध में आप लोगों के किसी प्रकार के सजेशन हो, कोई प्रश्न दिमाग में आता हो तो आप बता सकते हैं। और इस बारे में मैं बता दूं कि लगभग हर वर्ष, एक वर्ष छोड़ के दूसरे वर्ष, राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण पर प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक व्याख्यान को सुने और उसके पश्चात राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण के संबंध में पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों को हल करके देखें। अब राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को हमने पूर्व के व्याख्यानों में अध्ययन कर लिया है और उसके संबंध में मैंने कुछ प्रश्नोत्तर ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पहले हल करने के लिए दिए थे, जिनका अभी तक मेरे पास किसी प्रकार का कोई भी आपका जो है आंसर प्राप्त नहीं हुए हैं। तथा पुनः मैं उन प्रश्नों को आज आपके साथ शेयर किया गया है व्याख्या सहित कि उनका उत्तर क्या होगा, और नीचे व्याख्या भी दी गई है। तथा उसके साथ ही एक राष्ट्रीय आय से संबंधित एक प्रश्न आप लोगों को दिया है, काल्पनिक प्रश्न, जिसमें आपको राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय की गणना करनी है। तो आप ध्यानपूर्वक उन प्रश्नों को पढ़ें और इस प्रश्न का उत्तर दें और वापस जो है आप लोगों के जो आंसर्स आते हैं उनको शेयर करें व्हाट्सएप के माध्यम से।